नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर मुसलमान के साथ जो कुछ इतने सालों में हुआ, उसको लेकर अब बवाल तेज है, या यूं कहना चाहिए क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। हर राजनीतिक दल अपने आप को इस देश के मुसलमान का मसीहा बनाना चाहता है। कौन वास्तविक मसीहा है, कौन सच में मुसलमान की परेशानी को समझता है, उसके कष्ट को कम करना चाहता है। इस देश में इस वक्त बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से उत्तर प्रदेश की सियासत में, और वो भी उप मुख्यमंत्रियों की तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं, उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल इस देश में मुसलमान को किस पर विश्वास है और मुसलमान का असली पैरोकार कौन है। कौन सा राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति करता है और कौन उन्हें असल में मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुरेंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, नावेश शिको जी वरिष्ठ पत्रकार और ब्रजेश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद गोस्वामी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव नजदीक आने का समय आ रहा है, अभी बहुत दूर है, लेकिन क्योंकि 365 दिन और 5 साल सत्ता में रहते हुए लगातार चुनावों की तैयारी करने वाली पार्टी के रूप में इस वक्त देश में और दुनिया में बीजेपी को पहचाना जाता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान के सियासी मायने क्या हैं, प्रमोद गोस्वामी जी? मीना जी, देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अब देश की राजनीति पूरी तरीके से जन सरोकारों की नहीं, जाति सरोकारों, धर्म सरोकारों, हिंदू मुस्लिम सरोकारों, अगले पिछड़ों के सरोकारों के आधार पर बटी हुई है और ये उसी के संदर्भ में दिया गया एक बयान है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये शुरू से ही ये बात कहती आई है कि हमको मतलब तुष्टीकरण न करेंगे न करने देंगे, लेकिन अब उसकी बात भी समझ में आ गई है कि इस देश में एक बड़ी आबादी को हाशिए पर रखकर न तो राजनीति की जा सकती है लंबी दूरी तक, और ना ही इस मुल्क को एकजुट रखा जा सकता है। तो शायद राजनीतिक मजबूरी भी है। और ये जहां तक ब्रजेश पाठक की बात अगर कही जाए, तो जहां तक मैं ब्रजेश पाठक जी को अच्छी तरीके से जानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जरूर है, उसकी नीति रीति में अब रच बस रहे हैं, लेकिन वो चूंकि छात्र राजनीति में रहे और उनकी छात्र राजनीति को भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है और उनको कवर भी किया था उस समय जब वो छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। तो वो इन चीजों से परे रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन चीजों से ऊपर उठ के रहे हैं। लेकिन चूंकि भाजपा की राजनीति थी, इसलिए वो हिंदुत्व की राजनीति थी, तो उसमें जरूर बच गए। लेकिन उनका ये बयान कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक वो भाजपा के फोल्ड में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बात दीगर है। लेकिन मुसलमानों में उनकी बात को समझने की कोशिश तो जरूर होगी। जहां तक मुसलमानों की, जहां तक मैं एक बात और सेंटेंस कंप्लीट कर दूं, जहां तक मुसलमानों की बात है, आज भी मुसलमान पूरी तरीके से भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है। जी, मुसलमान भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। कितना मतलब कितनी स्पष्टता से प्रमोद गोस्वामी जी ने जिस बात को रखा है। नावेश शिको जी, बात ये कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ये पहचान भी नहीं है जो उनका बयान है, लेकिन राजनीतिक जरूरत ने उन्हें ऐसा बयान देने को मजबूर किया है। क्या वो इस वक्त जो परिस्थिति है प्रदेश में, कुछ लोगों को समाज के अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, कर पाएंगे, सफल होंगे? देखिए, आज ब्रजेश पाठक जी ने जो बयान दिया है, दरअसल ये कंटेंट बसपा का है। अगर प्रतिद्वंदी सपा की कांग्रेस होती तो ये उसका होता, अगर साथ में नहीं लड़ रहे होते या साथ में नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह के जो आरोप और इल्जाम समाजवादी पार्टी पे लगाए जा रहे हैं कि मुसलमान वोट तो देता है लेकिन वो दरी बिछाने वाला है, वो हुक्का भरने वाला है, उसकी समाजवादी पार्टी में कोई अहमियत नहीं है।
ये आरोप सूट करते हैं जब बसपा कहती है, क्योंकि बसपा भी उस वोट बैंक पर कहीं ना कहीं काबिज होना चाहती है और वो ये दिखाती है कि मुसलमानों को अखिलेश यादव इग्नोर करते हैं, जबकि मुसलमान उनको झोली भर भर के वोट देते हैं। बीजेपी का नेता ये बयान नहीं दे सकता है, अगर उन्होंने दिया है तो वो मैं समझता हूं अपवाद कहेंगे, क्योंकि बीजेपी देखिए 3.5 दशक का रिकॉर्ड देखिए, 3.5 दशक के रिकॉर्ड में बीजेपी और कांग्रेस पर हावी रहे बसपा और समाजवादी पार्टी। वो इसलिए रहे कि उन्होंने मुसलमानों के वोट बैंक को आधार बना लिया, अपने फेवर में ले लिया, कभी बसपा ने कभी सपा ने, और उनके साथ दलित पिछड़े आ गए, नंबर्स पूरे हो गए, सरकार बनने लगी। उस जमाने में बीजेपी के पास अपर कास्ट ही था। उसके बाद बीजेपी ने एक लंबी धैर्य के साथ में जो एक्सरसाइज की, उसमें उसने हिंदू समाज को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की, खासतौर से पिछड़ों और दलितों को, ये साहब समाजवादी पार्टी आपका वोट तो लेती है, लेकिन जब सरकार बनती है तो सिर्फ मुस्लिम परस्ती करती है, सिर्फ मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जाता है। सरकार में, संगठन में हर तरह का लाभ, हर तरह का सम्मान मुसलमानों को पहुंचाया जाता है, ना दलितों को मिलता है। मायावती की सरकार में दलितों से ज्यादा खा जाते हैं मुसलमान, और समाजवादी पार्टी में मुसलमान सारा लाभ ले लेते हैं, पिछड़ों को नहीं मिलता है, दलितों को नहीं। ये विश्वास हिंदू समाज में, खासतौर से पिछड़ों और दलितों में जब दिलो दिमाग में बैठ गया, तब डाउनफॉल हुआ समाजवादी पार्टी और बसपा का, और जमाना आया बीजेपी का जो चल रहा है पिछले 8 साढ़े 8 साल से। तो यहां पर ये बीजेपी के नेता को सूट नहीं करता है, ये बसपा के नेता को सूट करता है। दरअसल मामला क्या है कि मुसलमान का कोई प्यार नहीं है, ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी, ना बसपा। उसका एक बस पहाड़ा है, उसको पता नहीं क्यों, मैं उस बहस में नहीं जाता हूं, उसको बीजेपी से असुरक्षा की भावना है, उसको बीजेपी पसंद नहीं है, उसको लगता है बीजेपी सरकार में वो सुरक्षित नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको समाज में वो दर्जा नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो ऐसी पार्टी को ढूंढता है जो भाजपा को हरा सके। आजकल समाजवादी पार्टी का बड़ा जनाधार है, अगर कोई चौथी पार्टी भी पैदा हो जाए सपा, बसपा और कांग्रेस के अलावा, और उसमें लगने लगा कि नहीं ये तो समाजवादी पार्टी से भी तेज उभर के आ गई है, तो सारा मुसलमान उसके साथ चला जाए, उसका व्यक्तिगत किसी से प्यार व्यार नहीं और ना वो कोई अपेक्षा। बड़ी अंधी विरोध है, जिसको अंध विरोध कहते हैं मुसलमानों में, कि वो ये भी नहीं देखता है कि समाजवादी पार्टी सचमुच क्या हमारे लिए कुछ करती है, क्या बसपा कुछ करती है, क्या कांग्रेस की सरकार में हमारे साथ होता है। बस वो ये देखता है कि बीजेपी को कौन हरा दे। उसको बीजेपी के प्रति इतनी असुरक्षा हो गई है कि वो ये कहता है समाजवादी पार्टी में कम से कम हम मारे नहीं जाएंगे। इस तरह की थिंकिंग जब गांव गलियों में, कूचों में जब मुस्लिम समाज के कुछ बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों से बात होती है, तो वो कहते हैं कि हमें समाजवादी पार्टी ने भले इग्नोर किया हो, कांग्रेस में भी हमें कुछ ना मिला हो, हम गरीब के गरीब रहे, लेकिन बसपा के बयान और उसके काम करने के तौर, बीजेपी के जो बयान और सरकार चलाने के तौर तरीके हैं, उससे हमें खतरा महसूस होता है। हमें लगता है हमारा घर तोड़ दिया जाएगा, हमें लगता है हमारी जमीन छीन दी जाएगी, हमें लगता है कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, हमें लगता है कि हम समाज के हाशिए पे आ जाएंगे। ये थिंकिंग पता नहीं कैसे पैदा हो गई। मैं नहीं इस बात पर जाता हूं कि ये सही है या गलत है, लेकिन इस थिंकिंग के तहत समाजवादी पार्टी बहुत बात आपने कही है सुरेंद्र दुबे जी। नावेद जी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के मन में जो ये डर है बीजेपी से, क्या ब्रिजेश पाठक उस डर को निकालने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए मीना जी, मुसलमान आज से नहीं लंबे अरसे से भाजपा के अगेंस्ट रहा है, और जो भी पार्टियां मुसलमान का वोट लेना चाहती हैं, उनका पहला ट्रम्प कार्ड यही होता है कि देखो भाजपा आएगी तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाए। ये पहले भी था। इधर 2014 के बाद ये ज्यादा बढ़ गया, जब हिंदू मुस्लिम करके अमृत काल में जहर ज्यादा बहा, तब ये बात ज्यादा हो गई। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब देखेंगे तो जाहिर है भाजपा के अगेंस्ट सपा ही सबसे मजबूत है, और समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए बनाया उसमें कहा भी पीडीए ए माने अल्पसंख्यक, हालांकि बाद में कहीं कहीं अखिलेश यादव कह देते ए माने अगड़ा।
तो भाई जहां एक फिट हो जाए, क्योंकि मुस्लिम समाज की मजबूरी ये है कि उसको अपने को सुरक्षित रखना, उसको रोजी रोटी क्या देखिए, उनकी रोजी रोटी का जो अधिकांश काम है, क्योंकि उनमें एजुकेशन कम है, स्टेटस ठीक नहीं है, तो जो अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पंचर बनाते हैं, वो पंचर बनाकर भी आराम से है। आजकल पंचर बनाने में भी 50 रुपए मिलते हैं। वो जमाना चला गया जब 1 रुपए में पंचर बनता था। हिंदुओं के बच्चे तो पंचर बनाने लायक भी नहीं रह गए, वो तो खाली गमछा डाल करके घूम रहे हैं। तो मुस्लिम्स को उस स्तर पर कोई वो नहीं है, वो जानते हैं हाउ टू अर्न मनी, वो उनकी मजबूरी भी है, वो उनका हुनर भी है। इसलिए आप सारे जो काम है मिस्त्री वाले, उससे मुसलमानों को ज्यादा देखेंगे, खेलों पर मुसलमानों को उनको मालूम, उसको शुरू से लग जाते, उनको डिग्री लेकर के और आरक्षण आरक्षण के बहुत चक्कर में नहीं पड़ते। अब मैं आता अपने पाठक जी का बयान, तो मैंने सुना कि भाई तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो तेज पत्ता किस बात के लिए इस्तेमाल किया था? फ्लेवर। मीट बनाए तो उसमें तेज पत्ता डालते, फ्लेवर आ जाएगा। बिरयानी बनाए तो उसमें फ्लेवर आ जाएगा। आजकल मतलब ऐसा नहीं हिंदू नहीं करते, वो भी अपना सब्जी अब्जी में आजकल पनीर के वो तेज पत्ता डाल के फ्लेवर बनाते हैं। तो अब मुसलमान इतना बेवकूफ तो है नहीं कि जो पार्टी उनको आदमी नहीं समझ रही है, तेज पत्ता बना दिया है, वो उसकी तरफ नहीं जाने वाले। खाली उनको और बीजेपी को मालूम है कि मुस्लिम हमको वोट नहीं दे, इसीलिए वो कोई मुसलमान को टिकट नहीं देते, न उनको कहीं आरटी पार्टी में जगह देते। उनके नाम पर एक आध मोर्चा मोर्चा चलाते रहते हैं, उसमें 2-4 मुस्लिम नेता जिनको सरकार से काम धाम है, उनको शामिल कर लेते हो, बताते रहते हैं कि देखिए ये हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है। लेकिन बीजेपी को वाले तो बीजेपी की पार्टी का एक आर्ट क्या है, वो जिस जगह से एक वोट भी मिल सकता है उस पर भी काम करते हैं। तो जो काम इस समय अपने ब्रजेश पाठक जी को दिया गया है कि भाई कुछ तो करो, चुके बसपा में रहे, बेसिकली भाजपा के नहीं है, तो अगर 100 किसी इलाके में 100 वोट के मुस्लिम के लोग मिल जाएंगे तो क्यों छोड़े, ये है। बाकी बीजेपी को मालूम है कि मुसलमान उनको नहीं देगा, उनकी चॉइस सपा है उत्तर प्रदेश में, राज्य में चुनाव है, और केंद्र में कांग्रेस भी है। यहाँ अगर मान लीजिए सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं विधानसभा का चुनाव, तो जाहिर है 90% वोट उधर ही जाएगा। बाकी कुछ वोट इधर उधर भी थोड़ा बीएसपी को, खैर मुझे नहीं लगता बहुत जहाँ कैंडिडेट हो, लेकिन वो चंद्रशेखर रावण कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट ले सकते हैं। तो मुसलमान का फ्लेवर ही इस्तेमाल भी कर रहे भाजपा कि देखिए ये फ्लेवर हमारे, अच्छा फिर भाजपा की जरूरत क्या मुसलमान की? अब तो चुनाव आयोग वोट कराने के साथ साथ वोट डलवाने का भी काम करता है ना, वोट भी वही मैनेज कर देता है, वही वोट भी बना देता है। ये देख लेंगे अभी चल रहा वोटिंग, जो नए वोटर्स बढ़ने होंगे और सरकार कार्यकर्ता लगे होंगे कि किस इलाके के मुसलमान हमारे साथ है, नहीं है, इनको निकाल करके वोटर लिस्ट से बाहर करो, दूसरे ले जाओ। लेकिन हमने कहा बीजेपी का अपना स्टाइल कि एक वोट भी कहीं से मिल सकता है तो उस पर लगे रहो, बस इतना प्रयास है। बाकी मुसलमानों को इससे कोई वोट उनका, मुसलमानों का एक एक बूंद जो सींचने से, कहावत है एक एक बूंद से घड़ा भरता है, बीजेपी उस कहावत पर अमल करना चाह रही है प्रमोद गोस्वामी जी। लेकिन हम पार्टी की बात अगर कुछ देर के लिए छोड़ दें और हम पात्रों की बात करें, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तो मुस्लिम समाज किसके साथ जाना चाहेगा? मीना जी देखिए, आज की जो स्थिति है वो नावेद ने जो एक बात बिल्कुल सही कही कि अगर कोई पांचवी पार्टी आ जाएगी जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा से अगर दिखेगी कि मजबूत है, तो मुसलमान उधर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में, आज की स्थिति में तो मीना जी समाजवादी पार्टी के साथ है, और समाजवादी पार्टी को, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, सत्यता ये है कि वो भाजपा को समाजवादी पार्टी टक्कर दे सकती है, हरा सकती है, इसलिए उसके साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के साथ भी है, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत हो जाए
तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोकसभा में आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का ठीक ठाक वोट गया। उसका यही कारण था कि यहाँ मतलब नेशनल लेवल पर मुस्लिमों की सोच है कि कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए। वो अलग बात है कि कांग्रेस उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ पा रही है, या हालांकि अपनी 24 में उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी, तो शायद मतलब जो है इसका कुछ रिजल्ट 27 में शायद आ जाए। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, मैं समझता हूं कि बीजेपी के पास ब्रजेश पाठक से बेहतर चेहरा और कोई नहीं है कि जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को आए ना आए बात अलग है। जैसा कि अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि या आपका भी मानना है कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो उस घड़े को भरने का काम ब्रजेश पाठक के अलावा उत्तर प्रदेश की भाजपा में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसीलिए ये जिम्मेदारी ब्रजेश जी को दी गई है। मैं समझता हूं कि जिस ढंग के ब्रजेश पाठक जुझारू और चिपट के लग जाने वाले लोगों में हैं, इधर इस बीच में वो ब्रजेश पाठक के घर में बावजूद इसके कि भाजपा के वो मंत्री हैं या वहां के विधायक हैं, लेकिन वहां मुसलमानों की भी उनके घर में इधर पैंट ज्यादा बढ़ने लगी है। टोपी लगाए हुए व्यक्ति मुसलमान वो उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, या कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में ब्रजेश को ये महसूस करने लगे हैं कि ब्रजेश पाठक अगर रहेंगे तो वो अगर हमारी मदद ना भी करें या न कर पाने की स्थिति में हो, लेकिन वो हमको डिफेंड कर लेंगे। तो ये एक जो फीलिंग डालने की ब्रजेश पाठक कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए भाजपा ने उनको आगे करके ब्रजेश पाठक को आगे लगाया है। और वो इस मामले में बहुत संघर्षशील लोगों में है, जिसमें भी जुट जाते हैं। उसमें भारतीय बहुजन समाज पार्टी में उनको कोई मंत्री पद या कुछ नहीं दिया गया, वो खाली विधायक रहे, अपने बूते पर रहे वहां से। और वो अलग है कि पार्टी का वोट बैंक मिलता है या राज्यसभा चले गए, लेकिन वहां पर दलितों को ब्राह्मणों को जोड़ने का श्रेय जरूर, मीना जी मैं बात बहुत बेबाकी से आज कहना चाहूंगा कि ये श्रेय सतीश मिश्रा को जरूर जाता, या लोग कहते हैं कि सतीश मिश्रा की वजह से गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो सरकार बनी थी बसपा की, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था तो ब्रजेश पाठक का था। ब्रजेश पाठक की वजह से ब्राह्मण उसमें जुड़ा था और उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की थी। मैंने बहुत नजदीक से देखा और उस समय कवर भी किया था। जी नावेश शिको जी, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो बांटोगे तो कटोगे, कटोगे तो बटोगे, इस तरह की बातें आ रही हैं, और दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक, सरकार के दो चेहरे, फर्स्ट और सेकंड नंबर के जो दो चेहरे हैं, उन दोनों के बयान एकदम अलग अलग या सोच अलग अलग। लेकिन बीजेपी अब सारे अपने पत्तों का इस्तेमाल इस तरह से जो करना चाह रही है, इसमें ब्रजेश पाठक का ये जो भी स्टैंड है, पार्टी का स्टैंड है, ये योगी आदित्यनाथ का भी स्टैंड है। देखिए स्टैंड तो योगी आदित्यनाथ का ही है, और कटोगे तो बटोगे ही उनकी मुख्य धारा की राजनीति है। उसी की जमीन पे उनको चुनाव लड़ना है। उनको कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण पे चुनाव लड़ना है और जीतना है। इस लक्ष्य पे योगी आदित्यनाथ का कटोगे तो बटोगे वही नारा चलेगा, जो इससे पहले भी कई राज्यों तक गूंजा और इसकी सफलता भी उनको प्राप्त हुई। देखिए थोड़ा सा एक फ्लेवर डाला जाता है कुछ भारतीय जनता पार्टी में हर दौर में ऐसे, जैसे कि अभी आपने देखा कि अखिलेश यादव पीडीए पर काम कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज में भी कभी कभी जाते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमसे कोई बैर नहीं है अपर कास्ट से, हम एक राजनीतिक दल चला रहे हैं, पूरा समाज के लिए हम काम करते हैं। लेकिन उनकी मुख्य जमीन पीडीए ही है। वो अपर कास्ट से बहुत उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन अपर कास्ट के नेताओं को उनको शामिल भी करना पड़ता है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर बिल्कुल भी एक खाई बंदी और ये पार्टी बंदी नहीं हो सकती है। अब देखिए बीजेपी में हर दौर में आपने देखा होगा कि सबसे बड़े नेता, हालांकि एक जमाने में अटल जी उदारवादी नेता कहे जाते थे, मुसलमान भी उनको पसंद करते थे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता अगर कहा जाएगा, मुस्लिम जिनको थोड़ा बहुत पसंद करते हैं या जो मुस्लिम समाज में आते हैं, वो राजनाथ सिंह है। दिनेश शर्मा जी को भी मुस्लिम समाज में लाया गया, और ये बात बिल्कुल हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे हैं कि ब्रजेश जी का भी एक जो मिजाज है, जो उनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो हर समाज के साथ वो मिक्स होते हैं। जनाधार वाले नेता हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि किसी एक समाज से उनकी दूरी ना हो।
क्योंकि वो लंबी रेस की का घोड़ा जैसे कहा जाता है कि लंबी रेस की राजनीति करना चाहते हैं बसपा से बीजेपी, और उनका एक लंबा सफर रहा है छात्र राजनीति, तो वो कहीं कहीं कैद नहीं होना चाहते हैं। और उदारवादी राजनीति का एक कहीं ना कहीं अटल जी का शेप कभी कभी कई नेता दिखाते हैं, और ये जो एक सेमेस्टर है बीजेपी का उसमें ये शामिल भी है कि मुसलमानों से इतनी दूरी भी नहीं बना के रखनी। मुख्य बात यह है कि अखिलेश यादव का ऊपर जो ये ताने दिए जाते हैं ये बात सही है, और अखिलेश यादव भी अपनी जगह गलत नहीं है। होता क्या है कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में परफेक्ट होता है पूरे तरीके से, जिसको लगता है कि हमने पूरे साल तैयारी की है, क्या हम इस सब्जेक्ट पर पूरी तरीके से दक्ष हैं हम इसमें, तो वो एग्जाम के समय उसमें ज्यादा समय में नहीं देता है, वो उसमें समय देता है जहां वो कमजोर होता है। तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि पिछड़ा समाज जो है उसको हमें अपनी तरफ खींचना है, हिंदू समाज को हमें अपनी तरफ खींचना है। 80 और 20 की वो लड़ाई ना हो पाए जहां हिंदू एक तरफ हो मुसलमान एक तरफ हो। मुसलमान तो हमारे साथ रहेंगे ही, क्योंकि मुसलमानों की ये कमजोरी है कि जो भाजपा से लड़ रहा होगा उनके साथ आना ही पड़ेगा। और 20-30 साल की राजनीति में मुसलमानों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हुई है या की गई है कि उनको लगता है कि जो लड़ रहा है हमें उसी को जिताना है। देखो वो वोट कटवा आ गया, वो ओवैसी आ गए, ये सब दिमाग में घुस गया है कि बसपा वोट कटवा हो गई। अब बसपा जिसको वोट दावन भर भर के देते थे, कहा जाता है कि बसपा जो है वो बीजेपी को जिताने के लिए मुस्लिम वोट चाहती है, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करती है, ओवैसी भी जो है वो बी टीम हो गई। तो ये एक अवेयरनेस पैदा हुई है और उनको लगता है कि अगर बीजेपी को हराने वाली पार्टी हमारा नाम नहीं भी लेती है तो एक अंडरस्टूड है कि हमें उनको जिताना है, वो हमारे लिए कुछ करेंगे। और मैं एक आपको छोटी सी एक अखिलेश यादव का एक चुनाव से पहले एक गतिविधि बताऊं कि अखिलेश भी नहीं चाहते हैं, समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में अगर पैर जमा दिए कांग्रेस ने तो बसपा और समाजवादी पार्टी का बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर बसपा का तो मुश्किल पहले ही हो चुका है, समाजवादी पार्टी बड़े मुश्किल में पड़ सकती है। तो अखिलेश यादव को कहीं डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करें और हमारा बड़ा नुकसान हो जाए। तो मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को उन्होंने बुलाया एक दावत पे और बड़ा पर्सनल उन लोगों से बातचीत की। हर कोई प्रोफेसर था, कोई कलाकार था, कोई सोशल एक्टिविस्ट था, कोई वकील था, कोई रिटायर्ड अधिकारी था। तो ये सब मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर कहा, एक राय एक मत होकर कहा कि आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज ये चाहता है कि मजबूती से लड़ा जाए और वोट ना बटे। अगर 4-5% भी कांग्रेस की तरफ चला जाता है तो मुसलमानों को लगता है कि इसमें बीजेपी का फायदा हो जाएगा, इसलिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, आपको बड़ा दिल करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद उन्होंने तय किया कि लोकसभा कांग्रेस के साथ हमें लड़ना ही पड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और मुसलमानों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनी हुई है जो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देती है। लेकिन अखिलेश भी ये समझते हैं कि भले ही हमें गाली दे, कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी कहेंगे हमारे वोट नहीं। नावेद जी, MY का जो फॉर्मूला था वो मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जाने के लिए आपके पास दो प्रमुख दल हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, वो दोनों साथ हैं। ऐसे में मुश्किल ये है कि वोट समाजवादी पार्टी का चेहरे के रूप में अखिलेश यादव को मुसलमान पसंद करता है या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को। सवाल ये कि इन दोनों में से किसी एक का फैसला करना हो सुरेंद्र दुबे जी, तो किस तरफ जाना चाहेगा मुस्लिम समाज? देखिए, मुस्लिम समाज एक बात अच्छी तरह जानता है कि अगर सपा और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो जीत की संभावनाएं कम। अभी जैसे नावेद ने कहा कि 4% 5% वोट, तो 4-5% हराने और जिताने दोनों के लिए बहुत होता है। और दूसरा एक कारण मैं जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, देखिए कांग्रेस के विरोध में क्या कहा जाता है, इनका जनाधार नहीं है, इनका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप यूपी में नहीं है। ये बात ठीक है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी है उनका व्यक्तित्व अपने आप में काफी बड़ा है। तो जब अखिलेश और राहुल दोनों मिलकर लड़ते हैं तो ऐसा लगता है इस प्रदेश में लोगों को कि दो भविष्य के बहुत बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। ये हम लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा। ठीक है, तो कांग्रेस के पास यहाँ उत्तर प्रदेश में उनका ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब जानते हैं क्या स्थिति है।
लेकिन जो राहुल गांधी की जो छवि है, जो उनका व्यक्तित्व उभर के आया है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद या उसके पहले भी, जिस संघर्ष के साथ वो आके लीडर ऑफ अपोजिशन बने और जो उनका व्यवहार है लोगों के साथ कि कहीं भी घुल मिल जाते हैं, गरीब के घर भी चले जाते हैं, मुसलमान के घर भी खा आते हैं, उससे मेरा मानना ये कि अगर ये दोनों साथ रहेंगे तो इसका मतदाता पर एक अच्छा असर पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे सपा को पसंद नहीं करते होंगे विभिन्न कारणों से, तो राहुल के पक्ष में चले जाएंगे। कुछ लोग कांग्रेस को नहीं पसंद करते हो सपा, लेकिन दोनों मिला करके जो एक जोड़ी है इस समय, दैट इज फिटेस्ट इन यूपी। और अगर ये मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर आप ये जान लीजिए कि भाजपा को ये लोग 27 पे भी हरा नहीं पाएंगे। हराने के लिए ऐसी कोई गुंजाइश तो प्रमोद गोस्वामी जी मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब कोई गलती करेगी विधानसभा के चुनाव में, दोनों किसी भी तरह से किसी एक सीट पर भी कोई ऐसा बवाल या ऐसा गतिरोध या ऐसा असमंजस चाहेंगे जिससे कि नुकसान हो, या विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को तलाशने का प्रयास एक बार बहुत मजबूती से अकेले कर सकती है? मीना जी, अभी मुझे अगर आज की स्थिति में देखा जाए तो बहुत कोशिश कांग्रेस कर रही है कि हम अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर लें, और इसीलिए उसने, अगर आप देखें तो अभी उससे पहले कहा कि अगर जो पंचायत के चुनाव जीत के आएगा उसको हम विधायकी का टिकट देंगे। तो ये जो उन्होंने एक आधार दिया है ताकि जनाधार बढ़ाने के लिए जो किया वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 27 तक वो इस स्थिति में आ पाएंगे कि वो एक मुसलमानों को या बाकी अन्य मतदाताओं को ये लगे कि अब ये एक भाजपा के पैरेलल आके लड़ाई लड़ सकती है। अभी तो जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है वहां समाजवादी पार्टी ही है कि जो ये परसेप्शन बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती केवल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दे सकती है। कोशिश जरूर कांग्रेस कर रही है, और इसीलिए मीना जी जो ब्रजेश पाठक को लगाया गया है कि वो मुसलमानों को अपनी तरफ करे, और ये भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी उस सोच को बदलाव, एक पिछले लगभग 5 वर्षों में ये काफी बदलाव आया है कि जो तल्ख बयान होते थे, योगी जी को छोड़ दीजिए कि कटोगे के बटोगे की बात छोड़ दीजिए, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का सिलसिला अलग है, अदरवाइज अगर नेशनल लेवल पर जो है वो कांग्रेस के मुसलमानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो कट्टर रुख था उसमें कहीं ना कहीं नरमी दिखाई दी है या नरमी नजर आती है। वही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 27 का आपकी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा, क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव ने जो संकेत दिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी उससे काफी चिंतित है या उससे घबराई हुई भी कह सकते हैं। तो ब्रजेश पाठक, जहां तक मेरी जानकारी है, ब्रजेश पाठक पूरी एक इस पर कार्य योजना तैयार कर रहे हैं कि कैसे मुसलमानों को जोड़ा जाए, कैसे उसके लिए कहीं ना कहीं ये सम्मेलन करेंगे। अब क्या करेंगे ये तो नहीं, लेकिन ये जो मेरी जानकारी है, जो मुझे जानकारी लगी है वहां के ब्रजेश पाठक जी के जो सोर्सेज हैं या उनके बातचीत से, ब्रजेश पाठक जी से कई बार बात हुई, उससे बातचीत से ये जरूर लगा कि वो इस दिशा में बड़ा मतलब एक कोई बड़ा कदम उठा के आगे बढ़ने वाले हैं कि मुसलमानों को कैसे बीजेपी के फोल्ड में जोड़ा जाए। वो चाहे 1% जुड़े या 2% जुड़े या ½ % जुड़े, उसके लिए कहीं ना कहीं वो सम्मेलन ब्रजेश पाठक को ये दायित्व सौंपा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भाजपा के फोल्ड में लाने के लिए आपको जो करना है आप आगे बढ़े, पार्टी पीछे से आपको उसमें हेल्प करेगी, और इस दिशा में ब्रजेश पाठक पूरी रणनीति बना भी रहे हैं। जी, ब्रजेश पाठक की रणनीति कितनी कामयाब उत्तर प्रदेश के सियासी जो इस वक्त का हाल है उसको देखते हुए सुरेंद्र दुबे जी, और खुद के ब्रजेश पाठक का जो अनुभव है राजनीतिक, उनकी जो निपुणता है, उसमें कितनी सफलता की गुंजाइश और बढ़ जाती है उनके प्रयासों से? देखिए, सफलता तो अभी 25 चल रहा है, 27 में चुनाव होना है,
और राजनीति में कब कौन सा सिक्का चल जाए, कब कौन सा खोटा सिक्का चल जाए। तो मुस्लिम वोटर जो है वो भाजपा के लिए खोटा सिक्का है, लेकिन कभी कभी खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। तो इसीलिए भाजपा कई स्तर पर, उनमें एक प्रयास ब्रजेश पाठक भी कर रहे हैं, बाकी अन्य स्तर पर भी आपको याद है पसमानदा मुसलमानों के नाम पर इनको एक करने की कोशिश की जा रही है। इनको ये इनके मन में डर को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि भाई सत्ता तो हमारे हाथ में, अगर हमारे साथ नहीं रहोगे तो फिर तुम्हारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। तो कई स्तर पर सरकार कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि मुसलमान क्योंकि अब वो मुसलमान भी मतदाता नहीं रहा। अब जो मुस्लिमों का पढ़ा लिखा वर्ग है वो बिला वजह की किसी सांप्रदायिक या दाढ़ी वाली राजनीति में फंसने के बजाय ये देखना चाहता है कि हम कैसे समाज में आगे बढ़ेंगे, कैसे सुरक्षित रहें और कैसे रोजी रोटी के हमें अवसर मिल सके। तो वो उतनी कट्टरता से वो भी दूर हो रहा है। इस बात को बीजेपी अच्छी तरह जानती है और इसीलिए देखिए ये लोग जो उनकी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, कृषि योजना हो, सब में मुसलमानों को भी मतलब बहुत नहीं लेकिन देते हैं ताकि ये कह सके कि देखिए मुसलमानों को भी ये लाभ दे रहे हैं। तो कभी कभी ये होता है कि कोई वर्ग न चाहते हुए भी उसको लगता है कि भाई हम इसके साथ जाए, अगर ये सत्ता में आ गए और इनको ये पता चला कि हमने इनको वोट नहीं दिया था तो फिर शायद इनके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी 27 तक का काफी समय, अभी समय है। लेकिन प्रयास बीजेपी के जो हैं वो ब्रजेश पाठक के माध्यम से किए जाने शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में ब्रजेश पाठक को ये प्रयास बढ़ाते हुए हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में, क्योंकि बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है। जितना मुस्लिम वोटर मतदाता बीजेपी से जुड़ पाता है ब्रजेश पाठक के प्रयासों से, उतना प्लस होना है। इसके अलावा जो मुसलमान है वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को बड़े नेता के रूप में देखता है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को प्रदेश के नेता के रूप में अभी कम से कम इस वक्त जो है। इसलिए आने वाले दिनों में कांग्रेस किस रूप में आगे बढ़ती है, कितनी मेहनत करती है, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किस तरह से अपनी रणनीति बनाते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन बीजेपी के प्रयास इस वक्त सबको सामने स्पष्ट समझ में आ रहे हैं कि बीजेपी को ये समझ में आ चुका है कि अब इस देश के मुसलमान के बिना काम चलेगा नहीं। और जिस तरह से ध्रुवीकरण की जो राजनीति, जो सियासत, जो बुनियाद रही है, अब उस बुनियाद से आगे भी हमें चलना होगा। हमारे दर्शकों में वैष्णवी राय हैं जो हमारा बड़ा उत्साह बढ़ा रही है। उनका कहना है कीप इट अप, आउटस्टैंडिंग, वंडरफुल। थैंक यू वैष्णवी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र दुबे जी, प्रमोद गोस्वामी जी, नावेद जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमान जो है इस वक्त राजनीतिक दलों के लिए अभी चर्चा, अभी कम से कम उनके पास जाने का, मुसलमान समाज के पास, मुस्लिम समाज के पास एक मौका है, एक अवसर है कि वो राजनीतिक दलों को ठीक से जाने, समझें और उनको अपनी जरूरतें बताएं और फिर जो उनको फिट बैठता है कि हाँ समाज के लिए बेहतर विकल्प क्या हो सकता है चुनाव में, उसका चयन करें। लेकिन अभी बीजेपी की सियासत पे नजर हमारी रहेगी। देश के प्रमुख विपक्षी दल इस सियासत का क्या तोड़ निकालते हैं ये भी देखना होगा। न्यूज़ 24 पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी मेरे साथ इतना है, नमस्कार।